हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से इंटरनल सिक्योरिटी की इस क्लास में हम लोग भारत नेपाल संबंधों पर चर्चा कर रहे थे और भारत और नेपाल की जो सीमा पर जो कुछ विवाद के विषय हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इस चैप्टर की शुरुआत में जो एक प्रमुख बात थी वो यह थी कि जो बॉर्डर एरियाज में जो प्रबंधन है वो किस तरह से किया जाए, और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सीमाओं के बारे में समझ करके, वहाँ की समस्याओं को जान करके और फिर जो मैनेजमेंट का तरीका है उनको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग एक एक करके देशों के जो सीमा हैं लगी हुई हैं उन पर जो भी विवाद के विषय हैं और जो समस्याएं हैं उनका हम लोग पहले एक बार निर्धारण कर लेते हैं और फिर उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग जो हमारी व्यवस्थाएं हैं सीमा को लेकर के और क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं और सीमाओं को सुरक्षित रखने का क्या तरीका है वो सब हम लोग अभी देखेंगे आगे। ठीक है ना। तो भारत नेपाल सीमा पर हम लोग जो है जहाँ पर थे उसी के आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना। आगे चलते हैं जरा। देखिए, नेपाल में एक और दर्रा टिंकर दर्रा टिंकर दर्रा इस क्षेत्र के करीब है 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद भारत ने लिपुलेख दर्रे को बंद कर दिया था। जिससे इस दर्रे से होने वाले भूटिया व्यापार पर प्रभाव पड़ा। हालांकि वर्ष 1997 में भारत व चीन फिर से इस दर्रे को खोलने पर सहमत हुए। पर काला पानी क्षेत्र होने के कारण नेपाली विरोध प्रदर्शन हुए। दरअसल तीनों चुनाव क्षेत्र कालापानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा वर्ष 1865 से भारत के नियंत्रण में है। और उन क्षेत्रों के रहने वाले लोग अब भारतीय नागरिक हैं। जो करदाता हैं यानी कि टैक्स पेयर्स हैं, टैक्स देते हैं और चुनावों में मतदान करते हैं देखिएगा, इसी में पॉइंट में ही अगला पॉइंट बना के, यह कैलाश मानसरोवर यात्रा का पारंपरिक मार्ग था। लिपुलेख मार्ग में उच्च ऊंचाई वाले इलाके में 90 किलोमीटर का ट्रैक था जिसमें बुजुर्ग यात्रियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता था। ट्रैकिंग मार्ग को पक्की सड़क में बदलना
तीर्थयात्रियों और व्यापारियों दोनों के लिए वरदान साबित होगी और भारत के लिए सामरिक महत्व का भी होगा, क्योंकि चीन पहले ही लिपू लेक तक पक्की सड़कों का निर्माण कर चुका है। अगला पॉइंट, भारतीय और नेपाली अधिकारियों की एक संयुक्त तकनीकी समिति वर्ष 1998 से अन्य सीमा मुद्दों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रही है, परंतु अभी तक मामला सुलझा नहीं है। अगला पॉइंट, भारत के रक्षा मंत्री द्वारा 8 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चारचूला धारचूला से लिपुलेख तक सड़क के उद्घाटन ने हाल के विवाद को जन्म दिया। जल्द ही नेपाल ने ट्राई जंक्शन क्षेत्र पर दावा किया और नेपाली मानचित्र में तीनों क्षेत्रों को दिखाते हुए 20 मई 2020 को एक नया मानचित्र जारी किया। नए मानचित्र के विवादित विधेयक को 13 जून 2020 को नेपाल की संसद द्वारा भी पारित किया गया था। अब नेपाल ने बल की तैनाती की यहाँ पर, ठीक है ना। आगे देखिए, नेपाल ने काला पानी के सामने एक चौकी सहित सीमा पर लगभग 10 नए सशस्त्र पुलिस चौकियां तैनात की। जिस समय और जिस तरह से इसे तैनात किया गया, उससे नई दिल्ली में चिंता बढ़ गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। चीन नेपाल सीमा समझौते पर 5 अक्टूबर 1961 को अक्टूबर 1961 को हस्ताक्षर हुए थे, जिसके अनुसार चीनी नेपाली सीमा रेखा उस बिंदु से शुरू होती है जहां काली व तिनकार नदी के बीच वाटरशेड की विभाजन रेखा पर स्थित है। चीन नेपाल सीमा के सीमा स्तंभ क्रमांक 1, बॉर्डर पिलर जिसको बोलते हैं, बॉर्डर पिलर नंबर 1 को यहां रखा गया था और अभी भी यही स्थित है, जिससे यह संकेत मिलता है कि लिपू लेक भारतीय सीमा थी। वर्ष 1962 में चीन के साथ सीमा युद्ध के बाद इस दर्रे को बंद कर दिया गया था, यानी कि लिपू लेक दर्रे को, जिसे 1997 में खोला गया। नेपाली राजाओं ने सीमा को स्वीकार किया और भारत की स्वतंत्रता से पूर्व या उसके पश्चात उन्नीस तक भारत सरकार के साथ कोई आपत्ति नहीं जताई। फिर लिखिएगा अगला पॉइंट, 1997 में 1997 में नेपाल ने लिपुगढ़ कालापानी नदी के सभी पूर्वी क्षेत्रों पर दावा शुरू किया। उसने दावा किया कि लिपुगढ़ अपने स्रोत तक काली नदी थी। उन्होंने अपनी पश्चिमी सीमाओं को 5.5 किलोमीटर पश्चिम की ओर स्थानांतरित करने का लक्ष्य रखा, जिसमें लिपुलेख दर्रा भी शामिल है। भारतीय अधिकारियों ने 1830 के दशक के प्रशासनिक अभिलेखों का जिक्र किया। और बताया कालापानी क्षेत्र को पिथौरागढ़ जिले
के हिस्से के रूप में प्रशासित किया गया था। उन्होंने लिपुगढ़ को काली नदी का स्रोत होने के संबंध में नेपाली दावों का भी खंडन किया। इसके विपरीत भारत का दावा है कि कालापानी झरनों से निकलने वाली धाराओं के लिए लिपुगढ़ से संयोजन के बाद ही काली नदी आरंभ होती है। इसलिए भारतीय सीमा कालापानी नदी में शामिल होने वाली धाराओं के उच्च जल क्षेत्र का अनुसरण करती है और कालापानी की मझधार को छोड़ देती है। वर्ष 2007 तक नेपाल भारत तकनीकी स्तर के संयुक्त सीमा कार्य दल ने कालापानी और सुस्ता जो नदियां हैं के दो विवादित क्षेत्र छोड़कर 182 पट्टी मानचित्रों पर सहमति व्यक्त की, जो सीमा का लगभग 98% 98% सीमा का आवरण करता है। ठीक है, अब सुस्ता क्या है? सुस्ता मुद्दा नेपाल और भारत के बीच एक और विवादित क्षेत्र सुस्ता है। नेपाल और भारत के बीच एक और विवादित क्षेत्र सुस्ता है। वर्तमान में यह भारत द्वारा नियंत्रित है और बिहार का हिस्सा है। सुगौली संधि के अनुसार भारत व नेपाल के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा 1816 में हुई थी। यह संधि सुगौली गंडक नदी द्वारा परिभाषित की गई। नदी के दाएं तट की ओर का क्षेत्र नेपाल के प्रशासन के अधीन, जबकि बाएं भाग पर भारत का नियंत्रण होना था। सुस्ता शुरू में गंडक नदी के दाएं तट की ओर स्थित था और इसलिए संधि हस्ताक्षरित होने के समय नेपाल का एक हिस्सा था। हालांकि वर्षों की अवधि में नदी ने अपना मार्ग बदल लिया और सुस्ता अब नदी के बाईं ओर स्थित है। सुगौली की संधि के अनुसार यह अब भारत का हिस्सा है। नेपाल सरकार इस बात पर अटल है कि सुस्ता नेपाल का हिस्सा है। नेपाल का हिस्सा है और भारत सरकार को उसे लौटा देना चाहिए, ऐसा नेपाल कहता है। ठीक है, लिखिएगा नेपाल की प्रतिक्रिया अचानक असामान्य रूप से भारत की विरोधी हुई है। इसके पीछे चीन का हाथ देखा जा रहा है। चीन के इशारे पर नेपाल ने भारत के पक्की सड़क बनाने पर आपत्ति जताई। चीन अपने विस्तारवादी मंसूबों के साथ
विस्तारवादी मंसूबों के साथ भारत के पड़ोसी खासकर पाकिस्तान और नेपाल का समर्थन करके भारत के लिए समस्याएं पैदा करना चाहता है। चीन जानता है कि भारत और नेपाल के बीच में घनिष्ठ संबंध है। अतः वह इन्हें बिगाड़ने का पूरा प्रयास कर रहा है। इस विवाद ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपनी सरकार की कमियों के चलते हो रही आलोचना से ध्यान भटकाने का अवसर दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं भारत म्यांमार सीमा पर। लिखिए, दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए एक समझौते के तहत वर्ष 1967 में अपनी सीमाओं का सीमांकन किया गया था। हालांकि पहले हुई कई संधियों एवं कानूनों से सीमा के कुछ भागों का सीमांकन प्रभावित था। किंतु नए समझौते के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है। सीमा के प्रभावी प्रबंधन के लिए भारत म्यांमार सीमा पर ढेरों चुनौतियां हैं। हालांकि सीमा का सीमांकन ठीक से किया गया है, फिर भी वहां कुछ क्षेत्र विवादित हैं। बीहड़ इलाके आवाजाही और क्षेत्र के समग्र विकास में मुश्किलें पैदा करते हैं। क्षेत्र की भीतरी संरचना, जनजातीय लोगों के आपसी और अंतर आदिवासी संघर्ष, उग्रवाद और सीमा पर जातीय संबंधों की कबीलाई वफादारी सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा को प्रभावित करती है। सख्त निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सीमा पर बाड़ अथवा सीमा चौकियां, बाड़ की बाउंड्री बना दी जाती है, अस्थायी बाड़ व सीमा चौकियां एवं सड़कों के रूप में व्यवहारिक तौर पर कोई बाधा नहीं है। घनिष्ठ जातीय संबंधों वाली जनजातियां जैसे नागा, कुकी, चिन, इत्यादि जो सीमा के दोनों ओर रहती हैं,
म्यांमार में सुरक्षित ठिकाना खोजने में विद्रोहियों की मदद करती हैं। ठीक है। अब जो अगर हम तत्काल अगर मुद्दे की बात करते हैं जो सीमा के प्रबंधन की है, तो वो सीमाओं के प्रबंधन में आ जाएगा। अभी हम खाली देख रहे हैं समस्याएं, तो जो समस्याएं हैं इनको अध्ययन कर लेते हैं। फिर जो हाल ही में परिवर्तन किया है भारत सरकार ने कि जो भारत और म्यांमार की सीमा है उस पर जो एफएमआर की सुविधा थी, फ्री मूवमेंट रिजीम, उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, जिसके तहत दोनों देशों के नागरिक 16 किलोमीटर के दायरे तक एक दूसरे के आसपास संबंध बनाए रख सकते थे। एक्चुअल में जो वहाँ की संरचना है वो कुछ इस तरह की है कि वहाँ पर जो जनजातियां हैं वो लगभग एक जैसी हैं, चाहे आप उनको म्यांमार में कह लीजिए या भारत की जनजातियां कह लीजिए, वो लगभग एक समान है और उनके पारस्परिक वैवाहिक और सामाजिक संबंध है आपस में। और अभी तक उनको परमिट था कि वो इस तरह से सीमा को पार करके आ जा सकते थे। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि हम अपनी सीमा की सुरक्षा को ध्यान में रखेंगे और वहां पर हम क्या लगाएंगे, बाड़ लगाएंगे। ठीक है ना, फेंसिंग करेंगे, बाउंड्री बनाएंगे और कटीले तारों को जो है वहां पर धीरे धीरे शुरू करवाया जाएगा और पूरी बाउंड्री को सील कर दिया जाएगा। समस्या जो बहुत बड़ी है कि म्यांमार से जो शरणार्थी थे, म्यांमार एक बुद्धिस्ट कंट्री है, ठीक है, बौद्ध धर्म को मानने वाले वहां लोग हैं और वहां पर बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी भी है जिनको हम लोग रोहिंग्या कहते हैं। और वहां पर बहुत विवाद है और वहां पर जो शरणार्थी हैं वो म्यांमार छोड़ करके रोहिंग्या शरणार्थी वो निकल के वहां से आ रहे हैं और या तो वो बांग्लादेश की जाते हैं या तो फिर भारत में आ जाते हैं। तो ये समस्या बहुत बड़ी है। तो अब इस भाई जब बाकी लोग आ जा रहे हैं तो इसी के चलते खुली हुई सीमा है तो बाकी लोग भी चले आते हैं। तो भारत सरकार ने कहा है कि भाई हम इस सीमा को बंद करेंगे अब, और ये जो अवैध आवाजाही और ये जो बहुत सारे अपराधी भी इसी सांठ गांठ का जो है फायदा उठाते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगी, अब बंद हो जाएगी और सीमा चौकसी होगी, कैमरे लगाए जाएंगे बाकायदे, सब पूरा जैसे अन्य सीमाओं पर व्यवस्थाएं हैं वैसे ही है भारत और म्यांमार सीमा पर भी क्या होगी, सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। तो ये इस समय का तत्काल का मुद्दा है जो भारत और म्यांमार सीमा पर चल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। स्वर्ण त्रिभुज की सुविधा वाली सीमा भारतीय क्षेत्र में नशीली दवाओं के अवैध प्रवाह को बढ़ावा देती है। अब जो स्वर्ण त्रिभुज है ये अफीम उत्पादक क्षेत्र है, अफीम पोस्ता, और उससे हेरोइन भी तैयार होती है। तो ये क्षेत्र जो थाईलैंड का है, लाओस का है और ये जो म्यांमार है, तो ये जो स्वर्णिम त्रिभुज है यहाँ पर इसका नशीली पदार्थों का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है और फिर ये अवैध रूप से भारत में क्या किए जाते हैं, भेजे जाते हैं। तो इसके लिए भी सीमा की चौकसी बहुत जरूरी थी। इसलिए सरकार ने डिसीजन लिया है कि बहुत सारे कारणों के चलते अब हम इस बात पर आगे बढ़ेंगे और अब सीमा की उचित प्रबंधन पर इसके ध्यान देंगे। ठीक है, देखिएगा, हथियार व गोला बारूद, कीमती पत्थर और चीन में बनी उपभोक्ता वस्तुओं की तस्करी ने भारत में अवैध रूप से प्रवेश के लिए अपनी जगह बना ली है। लाल सैंडर्स, एटीएस, किराने का सामान, साइकिल की पुर्जे आदि भारत से तस्करी किए जाते हैं। सीमा पर मानव तस्करी भी बड़े पैमाने पर होती है। दोनों देशों की जनजातीय समुदायों को बिना किसी पासपोर्ट या वीजा के सीमा पर
40 किलोमीटर तक की यात्रा की अनुमति के प्रावधान से भी इस क्षेत्र में तस्करी के मामलों में वृद्धि हुई है। भारत बर्मा के साथ 1624 किलोमीटर, बर्मा यानी कि म्यांमार, भारत म्यांमार के साथ 1624 किलोमीटर लंबी सीमा पर मिलने वाली FMR सुविधा फ्री मूवमेंट रिजीम की सुविधा समाप्त करने जा रहा है, क्योंकि भारत सीमा पर अपराध, माल, हथियारों सहित जाली भारतीय मुद्रा की तस्करी व राजद्रोहात्मक गतिविधियों को रोकना चाहता है। सीमा चौकसी के लिए असम राइफल्स को यहां तैनात किया गया है। नौ जून 2015 को भारतीय सेना ने म्यांमार सीमा के 2 ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की तथा आतंकियों पर हमला कर उन्हें भारी क्षति पहुंचाई। यह भारतीय सेना द्वारा अपने सैनिकों पर मणिपुर के चंदेल जिले में हुए आतंकी हमले के 18 दिन बाद की कार्रवाई थी। ठीक है, अगली हेडिंग डालिएगा भारत भूटान सीमा। भारत भूटान सीमा लिखिएगा इसमें जरा। भारत भूटान सीमा भारतीय गणराज्य और भूटान राज्य के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा है। यह 699 किलोमीटर लंबी है और भारत के असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों से जुड़ती है। भूटान युद्ध के बाद ब्रिटेन और भूटान के बीच हुई संधि ने 1865 में भूटान की सीमा को सीमांकित किया था। भूटान और भारत के मध्य हुई बातचीत ने वर्ष 1973 से 1984 की अवधि में इसे और विस्तृत रूप में वर्णित किया। शेष विवाद छोटे हैं और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा का संबंधित भाग और सरभंग और गेरलेग फुम क्षेत्र और गेरलेग फुम क्षेत्र। देखिएगा, भारत और भूटान सीमा पर भूमि अधिगम द्वारा ही भूटान में प्रवेश किया जा सकता है।
चूंकि चीन के साथ सीमा पूर्णतः बंद है, भारत सरकार ने भूटान सीमा पर चौकसी हेतु 132 सीमा चौकियों में सशस्त्र सीमा बल की 12 बटालियन तैनात की हैं। दोनों देशों के मध्य संयुक्त अधिगम और सीमा सुरक्षा स्थापित करने के लिए द्विपक्षीय भारत भूटान समूह सीमा प्रबंधन और सुरक्षा की स्थापना की गई है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। चीन के साथ त्रिकोणीय संगम को छोड़कर सीमा को सीमांकित किया जाता है जहां सीमा खुली है। हाल ही में भारत ने भूटान की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने में मदद की। ताकि डोकलाम स्टैंड ऑफ के दौरान चीनी सैनिकों का प्रतिरोध किया गया। यह सीमा शांतिपूर्ण रही जब तक भारतीय राजद्रोह समूहों जैसे KLO, उल्फा, NDBF, आतंकवादी समूह है ये, NDBF ने भूटान के दक्षिणी जिलों में अपने कैंप स्थापित नहीं किए थे। यद्यपि बाद में इन्हें उखाड़ फेंक दिया गया। खुली सीमा का लाभ उठाकर यह उग्रवादी फिरौती, हत्या और बम धमाकों के बाद भूटान में घुस जाते थे। सीमा पर अवैध व्यापार और तस्करी भी बड़े पैमाने पर होती थी। चीनी सामान, भूटानी कैनाबिस, शराब और वन उत्पादों को बड़ी मात्रा में तस्करी के द्वारा भारत भेजा जाता था। था क्या है वर्तमान में भी। भूटान के लिए पशुधन, ग्रोसरी और फलों की तस्करी की जाती है। हेडिंग डालिएगा, तटीय सुरक्षा और द्वीपीय प्रदेश। तो थल सीमा को हमने पढ़ लिया, विवाद भी समझ लिए, ठीक है ना। अब हम लोग जल सीमा को या समुद्री जो सीमा है उसमें जो तट है हमारे, उनकी सुरक्षा के बारे में ध्यान देंगे। इसको पढ़ाने से पहले मैं एक बात पर आपसे विचार करूंगा। अगर हम प्राचीन भारत पर अगर हम ध्यान दें या हम लोग अगर पीछे के समय में थोड़ा सा चलें, तो आप लोग को मैं याद दिलाता हूं कि जब सभ्यताओं का विकास शुरू हुआ और जब मानव ने यह सीखा
कि व्यापार कैसे होता है। यह संभव हुआ अधिशेष उत्पादन से, और व्यापार के जो संसाधन होते हैं यानी कि परिवहन, उसका भी विकास क्या हो गया, किया गया। ठीक। जब हम आगे चलते हैं तो बहुत सारे शासकों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि समुद्री सीमा की सुरक्षा भी आवश्यक है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे साम्राज्य बने हुए थे और साउथ इंडिया में जो प्रायद्वीप है भारत का, वहां पर समुद्री सीमा लगती रही। हालांकि जो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है, सम्राट अशोक है, गुप्त साम्राज्य है, इनके साम्राज्य काफी बड़े बड़े रहे और ये दक्षिण भारत तक भी क्या थे, काफी दूर तक फैले हुए थे। मगध साम्राज्य तो मौर्य एम्पायर में तो बहुत ही बड़ा था। चोल चेर पांड्य को अगर छोड़ दें तो पूरा भारत पर ही उनका अधिकार था, यहाँ अफगानिस्तान तक बॉर्डर था। उस समय तक जो पड़ोसी मुल्क थे उन पर इतना ज्यादा जो विकास था वो नहीं हुआ था कि वो लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करें। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो उनका व्यापार और वाणिज्य इतनी उन्नत अवस्था में था कि वह सभ्यता उस समय नगरीय सभ्यता के रूप में स्थापित हुई, और समुद्री मार्गों के रास्ते ही उनका ढेर सारा व्यापार होता था, थल मार्ग से भी होता था। तो आगे जब और आगे चलते हैं तो चोल डायनेस्टी जो थी, यानी कि चोल जो साम्राज्य था, उनकी जो जल सेना थी वह इतनी ज्यादा मजबूत थी कि श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, मलय प्रायद्वीप, यहां तक जो है चोलों ने क्या किया, विजय की, जीत दर्ज की। और वह किसके आधार पर, अपनी मजबूत नौसेना के आधार पर। आगे जब और आगे चलते हैं, मध्यकाल में आते हैं, तो मुगल वंश जब भारत में शक्तिशाली हुआ तो भारत के अंदरूनी भागों पर तो उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, लेकिन समुद्री भागों पर उनकी पकड़ अच्छी नहीं थी, और ना ही उन्होंने कभी भी नौसेना पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। कहा जाता है कि अकबर के समय जब पुर्तगाली हावी थे अरब सागर में, तो भारतीय जहाजों को कर देना पड़ता था पुर्तगाली क्षेत्र से गुजरने के लिए। मतलब थी इंडियन टेरिटरी, लेकिन अब वहां पर हावी कौन थे, पुर्तगीज। तो इतने ज्यादा मजबूत हो गए थे। आगे और चलेंगे तो अंग्रेजों ने अपनी मजबूत नौसेना के बल पर ही सारे जितने भी अपने उपनिवेश थे उनको क्या रखा था, मैनेज करके रखा हुआ था। तो ये बात समझनी चाहिए कि जो जल सीमा होती है उसका भी वैसे ही ध्यान रखना जो है पड़ेगा, जैसे कि थल सीमा का ध्यान रखा जाता है, उसी तरह से हमको अपनी तटों की सुरक्षा का भी ध्यान देना पड़ेगा। और अंग्रेजों के बाद जब अंग्रेज यहां से जाते हैं और भारत स्वतंत्र होता है, उसके बाद से लगातार सरकारों ने यह प्रयास किया कि जो समुद्री सीमा की क्या हो, ठीक ढंग से प्रबंधन हो सीमा का। और इस क्रम में भिन्न भिन्न तरीके जो है क्या किए गए, अपनाए गए। जहाज, पनडुब्बियां, गश्ती पोत, तटरक्षक बल, बहुत सारी चीजों को क्या किया गया है वहां पर सीमा प्रबंधन में जिन्होंने योगदान दिया है उनको स्थापित किया गया है। अब और क्या आवश्यकताएं हैं, चीन के जो प्रतिस्पर्धा है भारत की, यानी कि हिंद महासागर पर जो टकराहट है, उसके लिए हमको और कितना तैयार होना है भी, और हमको किन चीजों की भी और आवश्यकता है, ये बहुत ही जो है विचारणीय प्रश्न है। और भारत सरकार का लगातार जोर है इस बात पर कि समुद्री सीमाओं की बहुत अच्छे से निगरानी होनी चाहिए, क्योंकि पीछे बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें जो ये जो समुद्री सुरक्षा यानी कि तटीय सुरक्षा है, ये बात उजागर हुई है उसमें कि भाई कहीं ना कहीं तो समस्या है। तो उन तटों की बाकायदे देखभाल हो और उसमें इस तरह की गतिविधियां ना होने पाए, इसके लिए सरकारें लगातार प्रयासरत बनी हुई हैं। इसी क्रम में अब हम लोग
तटीय सुरक्षा व द्वीपीय प्रदेश में जो सीमाओं का प्रबंधन है, यानी कि जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो किस तरह से है, उसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। लिखिए जरा, पानी के नाले अब्लिक नहरें जिनमें से अधिकतर आपस में जुड़े हैं और जमीनी क्षेत्रों से काफी अंदर तक जाते हैं, तटरेखा को छिद्रपूर्ण बनाते हैं। तथा इसलिए सीमा पार से घुसपैठ, तस्करी तथा हथियार व नशीली दवाओं के व्यापार की संभावना में वृद्धि करते हैं। सदाबहार वन, बालू पट्टी, तट के साथ निर्जन द्वीपों की मौजूदगी, घुसपैठियों, अपराधियों और तस्करों को सुरक्षित गुप्त स्थान प्रदान करते हैं। हाल ही के वर्षों में आतंकवादियों द्वारा हमले के लिए किए गए समुद्र के इस्तेमाल, जैसा 1993 में मुंबई सीरियल बम विस्फोट तथा मुंबई में नवंबर 2008 में हमलों के दौरान देखा गया। इसने समुद्र तट के जोखिम में एक नया आयाम जोड़ दिया। कई महत्वपूर्ण संस्थानों जैसे तेल रिफाइनरी, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, अंतरिक्ष स्टेशन, बंदरगाह और समुद्र तट के साथ नौसैनिक अड्डों के अस्तित्व ने इस मामले को और अधिक गंभीर बना दिया है। यहां गैर पारंपरिक खतरों के साथ साथ आतंकवादी हमले, तोड़फोड़ आदि की बढ़ती चिंता के कारण नुकसान की संभावना बनी रहती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, भारत और पाकिस्तानी मछुआरों द्वारा एक दूसरे के जल क्षेत्र में भटकने तथा उसके बाद उनकी गिरफ्तारियां हर समय ही चिंता का विषय बनी रहती हैं। यह भी आशंका जताई जाती है कि गिरफ्तार किए गए मछुआरों में से कुछ को पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ISI जिसको कहते हैं हम लोग, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस द्वारा भर्ती किया जा सकता है तथा उन्हें भारत के खिलाफ एजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हुए उनकी नौकाओं के माध्यम से हथियार, विस्फोटक सामग्री इत्यादि को भारत में भेजकर उन्हें यहां सक्रिय किया जा सकता है। क्योंकि ये नौकाएं भारत में बनी होती हैं तथा इनका पंजीकरण भी यहां का होता है, अतः इन्हें भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिएगा, द्वीपीय प्रदेशों की आवश्यक समुद्री लेनों और दक्षिण पूर्व एशियाई एवं अफ्रीकी देशों के साथ निकटता तथा मुख्य भूमि से अधिक दूरी एक साथ मिलकर द्वीपीय प्रदेशों को महत्वपूर्ण बनाते हैं। हाल के वर्षों में मिली जानकारी के अनुसार कई निर्जन द्वीपों को विभिन्न आतंकी समूहों और आपराधिक गिरोहों द्वारा
हथियार व नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए पारगमन बिंदु के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। भारत के पड़ोसी तटीय देशों में आंतरिक गड़बड़ी भी द्वीपीय प्रदेशों की सुरक्षा परिदृश्य को अत्यंत गंभीर बनाती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में बड़े पैमाने पर अंतः प्रवाह देखा गया है। बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड व इंडोनेशिया से अवैध घुसपैठ होती है। इसके अतिरिक्त हिंद महासागर महाशक्तियों, मुख्यतः विशिष्ट प्रादेशिक शक्तियों के बीच तीव्र प्रतिद्वंदिता का थिएटर बन गया है। ठीक है, लिखिएगा। हेडिंग डालिएगा सीमा प्रबंधन की चुनौतियां। नंबर 1 लिखिएगा इसमें, भारत की एकता व अखंडता के लिए चुनौतियों का सामना नंबर 2 अपनी संप्रभुता को कायम रखना। तीसरा, अपने भूभाग की रक्षा करना। चौथा, सीमा पार अवैध घुसपैठ व आवाजाही पर रोक लगाना। नेक्स्ट, सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों में सुरक्षा का भाव पैदा करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट, सभी प्रकार की अवैध तस्करी पर रोक लगाना। सातवां, जाली मुद्रा पर रोक। नेक्स्ट, हो गया, तस्करी तो हो ही गई ना। ठीक है, इतने पर्याप्त है।
ये सीमा प्रबंधन की चुनौतियां हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। हेडिंग डालिएगा, प्रभावी सीमा प्रबंधन की तकनीकें। लिखिएगा इसमें, नंबर पहला, तारबंदी व फ्लडलाइट। सेकंड नंबर, सीमा चौकी। तीसरा, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास। चौथा, गश्त व निगरानी के लिए टावर। नेक्स्ट, नाका अब्लिक मचान। मचान जानते हैं ना आप लोग, एक विशेष ऊंचाई पर कुछ बनाया जाता है ताकि दूर तक नजर उससे रखी जा सके। नाइट विजन प्रौद्योगिकी, रात्रि देखरेख। और नेक्स्ट, सीसीटीवी व थर्मल छवि वाले उपकरण। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिएगा, व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली। व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली। लिखिएगा इसमें, देखिए, पठानकोट आतंकी हमले के बाद गृह मंत्रालय ने इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब CIBMS। ठीक है, पठानकोट आतंकी हमले के बाद गृह मंत्रालय ने एक एकीकृत सीमा सुरक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए जलवायु परिस्थितियों में भी चौतरफा सुरक्षा प्रदान करने वाली CIBMS के क्रियान्वयन को मंजूरी दी। देखिए, इसे अधिक मजबूत और एकीकृत प्रणाली के रूप में जाना जाता है जो मानव संसाधनों, हथियारों और उच्च तकनीकी निगरानी उपकरण
को समेकित रूप से एकीकृत करके सीमा सुरक्षा प्रणाली की वर्तमान कमियों को दूर करने में सक्षम है। इसके तीन मुख्य घटक हैं। तीन घटक हैं। ठीक है, पहला नंबर लिखिएगा, नई उच्च तकनीकों वाले निगरानी उपकरण जैसे सेंसर, डिटेक्टर, कैमरा, ग्राउंड आधारित रडार प्रणाली, माइक्रो एरोस्टेट्स, लेजर के साथ मौजूद अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 24 घंटे निगरानी के लिए उपकरण। सेकंड नंबर, विविध उच्च तकनीक निगरानी और पहचान उपकरणों द्वारा एकत्रित डेटा संचारित करने के लिए फाइबर ऑप्टिक और उपग्रह संचार सहित एक कुशल व समर्पित संचार नेटवर्क। और थर्ड लिखिएगा, एक कमांड और नियंत्रण केंद्र जो जमीन पर होने वाली घटनाओं के बारे में वरिष्ठ कमांडरों को अवगत कराने के लिए डाटा प्रसारित करेगा और इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय सीमा की एक समग्र तस्वीर प्रदान करेगा। देखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, एक समग्र तस्वीर वरिष्ठ कमांडरों को विश्लेषण और खतरे के वर्गीकरण में सहयोग करेगी और उसके अनुसार प्रतिक्रिया करने और संसाधन जुटाने में फील्ड कमांडर की सहायता करेगी। CIBMS का उद्देश्य अंततः अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की मानवीय निगरानी गश्त की जगह इलेक्ट्रॉनिक निगरानी करना है और डिटेक्शन व अवरोध क्षमता बढ़ाने के लिए BSF कर्मियों को त्वरित प्रतिक्रिया टीमों में आयोजित करना है। अन्य कारक जैसे पावर बैकअप, परिष्कृत उपकरणों को संभालने हेतु BSF के कर्मियों का प्रशिक्षण तथा उपकरणों का रखरखाव इस परियोजना में शामिल किए गए हैं। लिखिएगा, चलिए डालिएगा, कारगिल समीक्षा समिति की रिपोर्ट और सीमा प्रबंधन पर इसकी टिप्पणियां। व्यास लगा के लिखिएगा। 1999 में कारगिल युद्ध एवं इसके बाद कारगिल समीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के मद्देनजर सीमा प्रबंधन की अवधारणा को सरकार द्वारा अति महत्वपूर्ण माना गया है। समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर अप्रैल 2001 में भारत सरकार
सरकार ने माधव गोडबोले की अध्यक्षता में सीमा प्रबंधन पर एक टास्क फोर्स का गठन किया। इस टास्क फोर्स में मंत्रियों का एक समूह था। सामान्य तौर पर पूरी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली और विशेष रूप से कारगिल समीक्षा समिति की सिफारिशों की समीक्षा हेतु इसे गठित किया गया था। टास्क फोर्स का उद्देश्य सीमा प्रबंधन के लिए उपायों पर विचार करना, विशेष रूप से कारगिल समीक्षा समिति की सिफारिशों पर विचार करना और मंत्री समूह के विचारार्थ विशेष प्रस्ताव तैयार करना था। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ निहित समस्याएं जैसे सीमा की विवादित प्रकृति, कृत्रिमता और खुलापन, अवैध प्रवास, तस्करी, नशीली दवाओं का अवैध व्यापार और विद्रोहियों के सीमा पार के आंदोलन जैसी कई समस्याओं को जन्म देती है। जिस कारण देश की सीमाओं का प्रभावी ढंग से प्रबंधन नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक ही सीमा की रखवाली के लिए नियुक्त किए गए बलों की बहुलता, अन्य कार्यों के लिए सीमाओं से उनको समय समय पर हटाना, सीमा पर अपर्याप्त बुनियादी ढांचा इत्यादि बातें उन्हें कुशलता से सीमा की रखवाली करने से रोकती हैं। इन सभी बातों के उपाय स्वरूप मंत्री समूह ने निम्न सिफारिशें की हैं। मंत्री समूह ने निम्न सिफारिशें की। नंबर 1, सीमा विवादों के निपटारे तथा सीमाओं के त्वरित सीमांकन हेतु ठोस प्रयास। दूसरा, सीमा प्रबंधन विभाग का गठन। सीमा प्रबंधन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट का गठन। तीसरा, सीमा के प्रत्येक खंड पर केवल एक ही बल को तैनात किया जाए तथा इसे उसके मूल कार्य से हटकर अन्य आंतरिक सुरक्षा कार्य हेतु तैनात न किया जाए। नेक्स्ट, एक समुद्री तट पुलिस बल, मैरीन पुलिस फोर्स, बल की स्थापना। तटरक्षक बल, जिसको कोस्ट गार्ड कहते हैं, कोस्ट गार्ड को मजबूत बनाने और विभिन्न समुद्री मुद्दों के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्था की स्थापना। नेक्स्ट पॉइंट, सीमा पर बुनियादी ढांचे का त्वरित विकास, जिसमें सीमावर्ती लोगों की अवैध गतिविधियों में संलिप्तता पर रोक लगाई जा सके। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा जरा।
भारत के पड़ोस में अशांति है। भारत के कई पड़ोसी कई राजनीतिक एवं आर्थिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहे हैं। राजनीतिक एवं आर्थिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहे हैं। भारत का कई पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद जारी है। असीमांकित सीमाएं न केवल द्विपक्षीय तनाव बढ़ाती हैं, अपितु ये सीमा पार से होने वाली घुसपैठ, अवैध प्रवास, तस्करी में भी सहायक होती हैं। आपराधिक तौर पर किया गया अवैध प्रवास राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती के तौर पर उभर कर आया। वर्ष 2001 में मंत्रिमंडलीय समूह ने कई सिफारिशें की। इन सिफारिशों में से कई क्रियान्वित की जा रही हैं, जिसमें गृह मंत्रालय के अंतर्गत सीमा प्रबंधन हेतु अलग विभाग की स्थापना था, जिसे पूर्ण किया गया। एक सीमा पर एक बल के सिद्धांत को दृढ़ता से पालन करने की सिफारिश की थी। देखिए, भारत ने विगत वर्षों में भारत पाक तथा भारत बांग्लादेश सीमा पर कई हजार किलोमीटर क्षेत्र में तारबंदी की है। सीमा रक्षक बलों को संवर्धित किया गया है। सीमा रक्षक बलों को संवर्धित किया गया है। इनके आधुनिकीकरण एवं विस्तार पर कई हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सरकार ने सीमा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए तेरह आधुनिक एकीकृत जांच चौकियों की स्थापना संबंधी नीति की घोषणा की गई है। सीमा प्रबंधन में सुधार लाने के लिए प्रौद्योगिकी को अहम भूमिका निभानी होगी। हमें यह जानना होगा कि अन्य बड़े देश कैसे अपनी सीमाओं का प्रबंधन करते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा सीमाओं का प्रबंधन। ठीक है, अब आगे भी हम लोग और देखेंगे। ठीक है, और देखिए, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि तुलना उससे की जाती है जो हमसे ज्यादा होता है। हमेशा उसी को सापेक्षता तुलना करनी चाहिए। हमसे जो पीछे है और हमसे जिसकी तुलना ही नहीं की जा सकती है, उनसे हमें कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए। जैसे अगर हम पाकिस्तान और भारत की तुलना करते हैं तो इसमें इतना ज्यादा डिफरेंस है कि उसका तुलना करने में सार्थक ही नहीं प्रतीत होता है। तो इन देशों के साथ में जो श्रीलंका है, पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, तुलना देखिए, हम दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है
वो लगातार विकास कर रही है और दुनिया में सबसे ज़्यादा विकसित विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है वो भारत बना हुआ है। और अपेक्षा की जा रही है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, या जोर लगा करके प्रयास किया जा रहा है। तो अब अर्थव्यवस्था का बहुत सारा जो जिम्मेदारी है वो कई क्षेत्रों के लिए है भाई। जन कल्याण के लिए भी कार्य करना है, स्वास्थ्य पर भी खर्च करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना है, अपना इंडस्ट्रीज भी देखनी है, एग्रीकल्चर को भी देखना है। बहुत सारे जो एरियाज हैं उनको मैनेज करने की जरूरत है। अब उसी के साथ में भारत सरकार लगातार रक्षा क्षेत्र पर अपने व्यय को क्या कर रही है, बढ़ाती जा रही है और अपनी संप्रभुता और अपनी सीमाओं की सुरक्षाओं के लिए जो है ये कार्य करना जो है क्या है, जरूरी है। क्योंकि हम जिस तरह के पड़ोसियों से घिरे हुए हैं उसके लिए हमको बहुत ही सजग रहने की जरूरत है। और इस क्रम में जो सीमाओं का जो प्रबंधन है वह किया जाना बहुत ही अत्यंत क्या है, आवश्यक है। क्योंकि जो समस्याएं हैं वह सिर्फ एक ही प्रकार की नहीं, समस्याएं बहुत प्रकार की हैं। तो उन समस्याओं को सुलझाने के लिए हमको अपने सीमाओं का प्रबंधन बहुत उचित तरीके से करने की आवश्यकता है, ताकि ये जो समस्याएं हैं वो कम से कम हो सके और जो अन्य भी समस्याएं हैं वह भी क्या हो जाए, वहां से समाप्त हो जाए। तो इस तरह से अगली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसको हेडिंग डालिएगा सीमा प्रबंधन हेतु दृष्टिकोण, सीमा प्रबंधन हेतु दृष्टिकोण। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक।